हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा विद पीसी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रकाश सिंह खाड़िया अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने पिछले 2 वीडियो में अच्छा प्यार दिया। उसके लिए आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार फिर से उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए सीरीज नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसमें वो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी आगामी जितनी भी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है शैवाल एल्गी, ऑप्शन बी है जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक फंजाई, ऑप्शन डी है खमीर यीस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु बैक्टीरिया, जिसे अपन कहते हैं। जो बैक्टीरिया होता है इसको जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध को खट्टा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसको बोलते हैं अपन लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ओके फ्रेंड्स, तो इसी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या है। आपको बताना है फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि रेशम का ऐसा कौन सा क्या इसका रेशम का कीड़ा किस खाद्य पदार्थ को खा करके और रेशम का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए है कीड़े मकोड़े, ऑप्शन बी है शहतूत के पत्ते, ऑप्शन सी है घास, ऑप्शन डी है पानी। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा शहतूत के पत्ते। जो रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ होता है वो शहतूत के पत्ते होते हैं और शहतूत पर ही ये अपने भोजन को बनाता है। उस पर जो कीड़े मकोड़े लगे होते हैं उनको खा करके अपना खाद्य पदार्थ तैयार करता है और फिर शहतूत के पत्तों पे जाके अपना भोजन बनाता है। वहाँ पे इसका लार्वा होता है प्यूपा, जो अपने चारों तरफ एक रेशम के धागों की तरह एक बड़ा एक काफ़ी मजबूत लेयर बना लेता है और फिर उसको बाद में अपन उसको बाहर निकाल कर तो उसके द्वारा रेशम तैयार किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अपन अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माता से क्या प्राप्त करता है। आपको बताना है स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माता से क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और ग्लूकोज, ऑप्शन बी है खनिज लवण, यूरिया और ग्लूकोज, ऑप्शन सी है खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो आपको बताना है कि जो मेमल्स प्राणी होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो होता है वो माता के गर्भ में से क्या प्राप्त करता है। तो इसके राइट आंसर की पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। यानी कि जो माता के गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है वो ये 3 चीजें अपने लिए अपने को पोषण प्राप्त करने के प्राप्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है और साथ में ग्लूकोज है। ओके फ्रेंड, तो इसके बारे में अपना 4th क्वेश्चन है, पारसेक की इकाई क्या है। पारसेक की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है दाब की, ऑप्शन बी है खगोलीय दूरी की, ऑप्शन सी है समय की, ऑप्शन डी है समय की, ऑप्शन डी है ऊर्जा की। सो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन 4 में, पारसेक किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दाब की, ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की, ऑप्शन सी समय की और ऑप्शन डी ऊर्जा की इकाई है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर जो पारसेक की एक एक्चुअल इकाई होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो खगोलीय दूरी की पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में अपन अपने 5वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अपना 5वां क्वेश्चन है, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है बुध मरकरी, ऑप्शन बी शुक्र वीनस, ऑप्शन सी पृथ्वी अर्थ, ऑप्शन डी मंगल मार्स ग्रह है। तो आपको बताना है कि जो
कि सूर्य के परितः परिभ्रमण काल किस ग्रह का परिभ्रमण काल होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होता है मंगल ग्रह, यानी कि मंगल ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल सबसे अधिकतम होता है, जिसको मार्स ग्रह भी कहते हैं। अब अपन मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मंगल ग्रह होता है, इसको अपन लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये ग्रह अपनी धुरी पर एक परिभ्रमण, यानी कि अपना एक धुरी पर अपना परिभ्रमण करने के लिए इसको यानी कि अपनी जब ये सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है तो ये सबसे अधिक इसका समय होता है। ओके, और लाल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डाइमोस, इसको डीमोस भी अपन कहते हैं। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन से होते हैं? एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डीमोस या डाइमोस। ओके फ्रेंड, बात करें अपन बुध ग्रह मरकरी की, तो जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध ग्रह है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो उसका नाम क्या होता है? मरकरी या बुध ग्रह है। अपन शुक्र ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, जिसको अपन सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह होता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, इसको भोर का तारा कहते हैं, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपन पृथ्वी की, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और पांचवा ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी है। यानी कि सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, उसका एकमात्र उपग्रह होता है जो है मून, जिसे अपन चंद्रमा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके अगर परिभ्रमण इसके सूर्य के परिक्रमा के दौरान इसकी बात करें तो ये 365 से 1/4 में अपने एक चक्कर पूरा कर लेती है। ओके, तो इसके बाद में अपन, और इसके बाद अगर अपनी अपनी दूरी से अगर अपनी इसके परिभ्रमण काल की बात करें, इसके परिक्रमण काल की बात करें तो इसका परिक्रमण काल होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 दिन का समय लेता है। ओके फ्रेंड, फिर इसके बाद में अब अपन अपने छठवें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अपना छठवां क्वेश्चन है कि एक बर्फ का टुकड़ा एक पानी के गिलास में तैर रहा है। इस बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी का तल कैसा प्रभावित होता है? यानी कि आपको बताना है कि जब कोई भी बर्फ का टुकड़ा है पानी गिलास में तैर रहा है, तो इस बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर, क्योंकि जब कोई भी गिलास है उस गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और वो जो जो धीरे धीरे पिघलने लगता है, तो जो पानी का तल है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा कि पानी का तल ऊपर, ऑप्शन ए है पानी का तल ऊपर जाएगा, ऑप्शन बी है पानी का तल नीचे जाएगा, ऑप्शन सी है पानी का तल वैसा ही बना रहेगा, और ऑप्शन डी है शुरू में तल ऊपर जाएगा परंतु बाद में तल क्या होगा? नीचे आएगा। तो आपको बताना है कि बर्फ का टुकड़ा है पानी के गिलास में तैर रहा है, तो उसके बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी पर उसका क्या इफेक्ट होगा? तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा पानी का तल वैसा ही बना रहता है। कहने का मतलब पानी जब पानी के गिलास में जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब वो पिघलने लगता है तो पानी के तल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, पानी का तल जैसा रहता है वैसा का वैसा बना रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो क्वेश्चन 7 एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर यानी कि किस ताप पर होता है? तो आपको बताना, ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसके अपन राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के जो ताप का घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है। तो किस पे होता है? अगर आपसे कोई पूछे पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, क्या बताएंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके फ्रेंड, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने रेडियम की खोज की थी? ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। यानी कि मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी दो हस्बैंड वाइफ थे, उनकी जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने रेडियम की खोज की थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में अपन जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो विद्युत आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपसे कोई पूछे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की तो क्या बताओगे? विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की खोज किसने की थी? बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की अपन बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव की मुझे व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। के प्रकाश की विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने वाले का नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। जॉन डाल्टन की परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जॉन डाल्टन। की परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है? जॉन डाल्टन है। तो मैं जहां तक समझता हूँ फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे इन चार ऑप्शन को। आप अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो अपन अपने 9th नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अपना 9th नंबर क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो आपको बताना है वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम गैस। मैंने आपको बताया कि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। इसको अपन हवाई जहाजों के टायर ट्यूब में या और इसके साथ में जो गुब्बारे होते हैं उनमें इस गैस को भरा जाता है। और विशेषकर जो गोताखोर होते हैं जब भी पानी में तैरने के लिए उतरते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का मिश्रण मिक्स करके लेके जाते हैं, जिससे उनको सांस लेने में किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन यूँ करते हैं अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। अपना 10th क्वेश्चन, वह पदार्थ जो मोटर वाहनों में ईंधन ज्वलन से उत्पन्न प्रदूषण का कारण है। आपको ये बताना कि जो मोटर गाड़ियां चलती हैं उनमें जो ईंधन ज्वलन से जो उत्पन्न प्रदूषण का कारण है वो कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन ए है जस्ता, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है जेड। ऑप्शन बी सीसा, जिसका प्रतीक चिन्ह है पीबी। ऑप्शन सी है मैंगनीज Mn और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आपको बताना कि वह पदार्थ जो मोटर वाहनों में ईंधन ज्वलन से उत्पन्न प्रदूषण का कारण है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वह एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जो मोटर वाहनों में प्रदूषण के रूप में प्रदूषक कारक होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन चलते हैं अपने 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रम जिसके द्वारा ओजोन मंडल पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। कि आपको ये क्वेश्चन ओजोन मंडल से रिलेटेड है तो आपको बताना कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा ओजोन मंडल पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों का उत्पादन करके, ऑप्शन सी अवरक्त किरणों का अवशोषण करके, ऑप्शन डी अवरक्त किरणों का उत्पादन करके। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, तो ओजोन मंडल जो पृथ्वी की ओजोन ऐसा प्रक्रम है जो पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है उनको अवशोषण करके और पृथ्वी पर जो जीव हैं जीवों की रक्षा करता है। आज अपने आज वर्तमान में ओजोन परत में बहुत बड़ा छिद्र हो गया जो ओजोन शिथिलन कहा जाता है। इस वजह से बल्कि जो अल्ट्रावायलेट रेज इतने घातक होते हैं कि जो अगर सीधे हमारे पृथ्वी पर अगर ओजोन मंडल नहीं हो सीधे हमारी पृथ्वी पर आए तो हमारे जीवों को नुकसान हो सकता है। इनकी इतनी खतरनाक अल्ट्रावायलेट होती है रेज होती हैं जो मनुष्य की चमड़ी को गला देती है और मनुष्य जल सकता है। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर है ये पृथ्वी से इसका अवशोषण करके अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण करके और जीवों से इसकी सुरक्षा करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 है पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर क्यों नहीं चल सकती है। आपको बताना कि जो पेट्रोल रिलेटेड जो गाड़ियां हैं वो चंद्रमा पर क्यों नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन ए है चंद्रमा पर सड़कें नहीं है, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर वाहन नहीं पहुंच सकते, और ऑप्शन डी वहां पर ईंधन का एंटी लॉकिंग नहीं हो जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि पेट्रोल गाड़ी चंद्रमा पर क्यों नहीं चल सकती है। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। कहने मतलब जो चंद्रमा है जो मून है वहां पर एटमॉस्फेयर का कोई काम नहीं, वहां पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है। कि वहां की अगर यहाँ की वनस्पति और वहां की वनस्पति में अपन फर्क देखते हैं तो यहाँ कोई भी अगर चीज अगर 1 किलो की है तो वहां पे उसका 10 गुना होती है। कहने वहां पे 10 किलो की होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अपन अपने 13th नंबर क्वेश्चन का अनुभव करते हैं। और अपना 13th नंबर क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, टीटेनस और टीबी, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, टीटेनस और कुकर खांसी, जिसको काली खांसी भी कहते हैं, ऑप्शन सी है टीबी, टीटेनस और मलेरिया, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, टीटेनस और
मलेरिया से। तो आपको बताना है कि जो ट्रिपल एंटीजन होता है वो किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, टिटेनस, कुकर खांसी या काली खांसी से अपन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि डिप्थीरिया क्या है, टिटेनस क्या है, टीबी क्या है, मलेरिया क्या है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं डिप्थीरिया के बारे में। जो डिप्थीरिया होता है ये एक प्रकार का यानी कि ये श्वास नली को प्रभावित करने वाला एक रोग है। और उसके जीवाणु की बात करें तो एक जीवाणु होता है, उसका नाम है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या बताया मैंने? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया का एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिप्थीरिया किस रोग की किस जीवाणु की वजह से फैलता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ओके फ्रेंड्स, और श्वास नली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये रोग। दूसरा है टिटेनस, तो इसका है कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके जीवाणु का नाम क्या है? जिस जीवाणु की वजह से टिटेनस फैलता है उसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी ये जीवाणु जनित रोग है। और ये सबसे ज्यादा हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फिर जानते हैं अपन टीबी, इसको ट्यूबरक्लोसिस भी अपन कहते हैं कि इसके जीवाणु के नाम तो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, जो बैसिलस पर्ट्यूसिस भी जो होता है, सॉरी मतलब टीबी क्या होता है यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है उसकी वजह से ये फैलता है। और ये भी एक तरह के हमें सांस में प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट करता है। इसके बाद में तीसरा अपन जानते हैं कुकर खांसी। तो कुकर खांसी गले में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अपना जो गला और फेफड़े को सबसे ज्यादा संबंधित बीमारी है और सबसे ज्यादा इनको इफेक्ट करता है। और इसकी जीवाणु की बात करें तो इसका जीवाणु बैसिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु से कुकर खांसी फैलती है। ओके फ्रेंड्स, और जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण जो इसका जीवाणु वाहक होता है प्लाज्मोडियम। ओके फ्रेंड, इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की ओर। 14th, कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छरों से नहीं फैलता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी पित्त ज्वर या पीला बुखार, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो आपको बताना है कि कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा इंसेफेलाइटिस। यानी कि इंसेफेलाइटिस जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, वो कभी भी मच्छरों से नहीं फैलता है। इसके अलावा जो मलेरिया है, पित्त ज्वर है, पीला बुखार या फाइलेरिया, ये सारे मच्छरों से फैलने वाले रोग है। तो 14th नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन बी इंसेफेलाइटिस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बना 15th नंबर क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, हेजा कोलेरा किस सूक्ष्म जीवी द्वारा फैलता है या किस सूक्ष्म जीवी द्वारा होता है? तो जो हेजा होता है वो किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफाई और ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विब्रियो कोलेरी। यानी कि जो हेजा होता है वो विब्रियो कोलेरी नामक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हेजा किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन ए विब्रियो कोलेरी। अब जानते हैं अपन मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये टीबी क्षय रोग होता है। यानी कि क्षय रोग का नाम किसकी वजह से फैलता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फैलता है। इससे और रॉबर्ट कोच ने इसको सबसे पहले इसकी खोज की थी। और इसकी वजह से तेज बुखार होता है, फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत हो जाती है और श्वास नली में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफाई। जो टाइफाइड बीमारी होती है, वो साल्मोनेला टाइफाई की वजह से फैलता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी जो आंतें होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है, वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होती है। उसके दूसरे नाम की बात करें जो टाइफाइड को और किस नाम से जानते हैं तो उसको मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 17th नंबर क्वेश्चन की ओर। 17th नंबर क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है बोना गेहूं, ऑप्शन बी संकर मक्का, ऑप्शन डी ट्रिटिकेल और ऑप्शन डी सोयाबीन। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ट्रिटिकेल है कि ट्रिटिकेल एक ऐसा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बोना गेहूं है, संकर मक्का है, सोयाबीन है, ये सब ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है। सोयाबीन तो एक ऐसा खाद्य है जिसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप विधि अवलोमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है? ऑप्शन ए है एच.डी. खुराना, ऑप्शन बी है सी.वी. रमन, ऑप्शन सी है जेसी बोस, ऑप्शन डी है मेघनाथ शाह। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन सा वैज्ञानिक जो पादप विधि अवलोमापन के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा जेसी बोस के साथ में जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। सी.वी. रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, मेघनाथ शाह जिन्होंने तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, और जेसी बोस जिन्होंने क्रेस्टोग्राफ की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी हरित शैवाल, ऑप्शन सी भूरी शैवाल, ऑप्शन डी रेत शैवाल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा नील हरित शैवाल की ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से नाइट्रोजन यौगिकरण क्रिया संपन्न होती है। और हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर, जिसे संतरों की नगरी कहा जाता है। बेंगलुरु की अपन बात करें तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, इसको या इलेक्ट्रॉन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आई होप आप ये 20 क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर पाए होंगे। और आज का सेशन यहीं तक मैं रखता हूँ और आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी अभी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।